क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट सारे नोट्स प्रिंट कर लेते? क्यों गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट करने में कंजूसी करती है? क्यों हमारी इंडियन गवर्नमेंट नोट्स अलग जगह प्रिंट करती है और कॉइन्स अलग जगह प्रिंट करती है? क्यों हमारा ही रुपी डॉलर के बदले डेप्रिशिएट कर रहा है, बाकी की कंट्रीज के भी करेंसी क्या डेप्रिशिएट करती है? ये सारे सवाल जब मैं छोटा था तो मेरे दिमाग में थे, हो सकता है ये आपके दिमाग में भी हो। सबसे पहले बात करते हैं नोट्स की। इंडिया में अब 100, 200 और 500 के नोट ही रेगुलरली प्रिंट होते हैं। और दूसरी, क्यों हमारा ही रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है? वहां पर परचेजिंग पावर की गेम आती है। क्या है ये पूरे तरीके आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। ये है हमारी नई सीरीज साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 1, जिसमें हम बात करने वाले हैं करेंसी की। करेंसी के बिना कोई भी देश चल नहीं सकता, तो हमने अपनी सीरीज की स्टार्ट यहीं से करने की सोची है। अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक। क्या आपके भी मन में ये सवाल आता है कि आरबीआई अनलिमिटेड मनी प्रिंट क्यों नहीं कर देता? हमारा रुपी 95 रुपीज का $1 क्यों बन रहा है? और कैसे पेपर ये बन जाता है पैसा? मेरे हाथ एक नॉर्मल कागज का टुकड़ा है और दूसरे हाथ में 500 का नोट है। दोनों कागज ही, लेकिन दोनों फिजिकली कागज हैं, लेकिन एक से आप परचेजिंग पावर है आपकी और दूसरा सिर्फ कागज। क्यों एक कागज का टुकड़ा पैसा बन जाता है, आज इस एपिसोड में आप समझेंगे। इंडिया में पैसा कौन बनाता है और कैसे सर्कुलेट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर सब गरीब हैं तो गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा प्रिंट करके सबको अमीर क्यों नहीं बना देती, ये भी आज आपको पता चलेगा। और सबसे कंट्रोवर्शियल, $1 95 रुपीज क्यों है? इसका मतलब हमारा देश कमजोर है। चलिए शुरू करते हैं। पैसा समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। हजारों साल पहले चलता था बार्टर सिस्टम। मतलब कि आपको कोई आइटम चाहिए, आप उसके बदले में कुछ और देंगे। तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। और इंडिया में ये बार्टर सिस्टम कई सालों तक चलता रहा। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम थी। इसमें था, जो चीज आपको चाहिए वो ही सामने वाले को भी चाहिए, और जो आपको नहीं चाहिए वो उसे भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लगी। अगर मेरे पास जूते हैं और मुझे दूध चाहिए, लेकिन दूध वाले को जूते नहीं चाहिए, तो डील कैंसल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले से शेल्स, फिर सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड की अपनी एक वैल्यू थी क्योंकि वो सारी जगह अवेलेबल था, लेकिन आज हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं फेट करेंसी। आज हम कोई भी गोल्ड के बदले में चेंजेस नहीं ले रहे हैं, आज हम करते हैं करेंसी के थ्रू एक्सचेंज। लैटिन में फेट का मतलब होता है लेट इट बी डन। फेट मनी का अपना कोई वजूद या वैल्यू नहीं है। आप 500 के नोट पर अगर आप डालोगे तो उस पर सोना या चांदी नहीं लिखा होगा। तो ये चलता कैसे है? एक चीज पर भरोसा। आप अपने 500 के नोट पर ध्यान से देखें, उसमें आरबीआई गवर्नर के साइन के साथ लिखा होता है, आई प्रोमिस टू पे दी बेरियर द सम ऑफ 500 रुपीज। तो ये चीज हर पेपर पे, जो क्यों हम नोट बोलते हैं, उस पर लिखी होती है। करेंसी चल रही है क्योंकि आपको भरोसा है कि सामने वाला इसे एक्सेप्ट करेगा, और सामने वाले को भरोसा है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करेगी। इसी ये अगर भरोसा टूट जाए तो करेंसी सिर्फ कौड़ियों के भाव रह जाए। बात करते हैं प्रैक्टिकल सवाल पर, इंडिया में करेंसी कौन बनाता है और रेगुलेट कौन करता है।
या 90% लोग एक कॉमन गलती करते हैं, लोग सोचते हैं सारे नोट्स और कॉइन्स आरबीआई बनाता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है। कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, सारे कॉइन्स और 1 रुपी नोट इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसलिए 1 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के नहीं बल्कि फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। 2 रुपए से लेके 500 तक के नोट, ये सारे नोट बैंक नोट्स ये इशू होते हैं आरबीआई के अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये प्रिंट कहाँ होते हैं कि इंडिया में टोटल 4 मेन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो कि है नासिक यानी कि महाराष्ट्र, देवस यानी कि मध्य प्रदेश, और कर्नाटका में मैसूरू, और सल्बोनी यानी कि वेस्ट बंगाल। और कॉइन्स मिंट होते हैं 4 ऑफिशियल मिंट्स में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। लेकिन करेंसी प्रिंट करना कोई आम फोटोकॉपी जैसा नहीं होता, इसमें होता है 100% कॉटन रैक पेपर, स्पेशल मैग्नेटिक इंक और कलर शिफ्टिंग इंक, माइक्रो लेटरिंग और ऑप्टिकल वेरिएबल सिक्योरिटीज थ्रेड्स, ताकि कोई डुप्लीकेट ना बना सके। प्रिंटिंग मशीन होने से आप प्रिंट नहीं कर सकते, उसके लिए भी रेगुलेटरी है। कि लोग मेरे से पूछते हैं कि अंकुर भाई अगर आरबीआई के पास प्रिंटिंग मशीन है तो वो रातों रात जितना मर्जी पैसा प्रिंट करके इंडिया के अकाउंट में 1-1 करोड़ क्यों नहीं डाल सकती, देश की गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इकोनॉमी के लिए उतना ही बड़ा सुसाइड है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक आइलैंड पर 10 लोग रहते हैं और वहां पूरे आइलैंड पर सिर्फ 10 चॉकलेट्स हैं। आइलैंड्स पर टोटल करेंसी है 100, तो हर चॉकलेट का दाम हुआ 10 रुपीज। अब आइलैंड की गवर्नमेंट ने रातों रात सबको 10,000 बांध दिया, तो अगली सुबह क्या होगा, पैसा बढ़ गया पर चॉकलेट्स तो अभी भी 10 ही है। तो सब लोग दुकान पर भागेंगे चॉकलेट लेने और दुकानदार बोलेगा सबके पास पैसा है तो मैं 10 रुपए में क्यों दूं, एक चॉकलेट मिलेगी 1000 रुपए की। रिजल्ट पैसा बढ़ा लेकिन आपकी परचेजिंग पावर वही रही। इस डिजास्टर को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यही सेम हुआ था जिम्बाब्वे में, उन्होंने बिना सोचे समझे नोट छापे, हालत ये हुई कि $100 ट्रिलियन के नोट निकालना पड़ा और ब्रेड खरीदने के लिए झोरे भर के नोट ले जाने पड़ते थे। इसीलिए आरबीआई रूल फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956। आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ के एसेट, जिसमें मिनिमम 115 करोड़ का गोल्ड और बाकी फॉरेन करेंसीज बैकअप में रखने पड़ते हैं, और करेंसी उतनी ही इकोनॉमी में इंजेक्ट होती है जितना देश का जीडीपी और रियल प्रोडक्शन ग्रो करता है। अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर, हमारा जो डॉलर के बदले हमारा रुपये 95 क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी यूएस से 95 गुना बेकार है? नहीं। पहले समझो इन मेन रीजंस को। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड जैसे क्रूड ऑयल, टेक, ग्लोबल ट्रेड ज्यादातर यूएस डॉलर में होता है, जबकि इंडिया तेल मंगवाता है तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। इस डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस की वजह से डॉलर स्ट्रांग बना रहता है। इन्फ्लेशन डिफरेंट ओवर डिकेड्स, पिछले 40-50 सालों में यूएस का एवरेज इन्फ्लेशन 2 से 3% रहता है, बल्कि इंडिया में इन्फ्लेशन 6 to 8% रहता है। करंटली ज्यादा इन्फ्लेट होती है, इसकी नॉर्मल वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले धीरे धीरे डेप्रिशिएट करती है। लेकिन यहाँ पर आता है परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि पीपीपी और द बिग मैक इंडेक्स। अब आप देखेंगे अगर यूएस में आपने एक हेयर कट कराना है तो वो लगभग आपको $25 का होता है, यानी कि लगभग 2400 रुपीज का, और इंडिया में एक नॉर्मल हेयर कट 150 रुपीज का आ जाता है। अगर आप बहुत अच्छा भी कराते हैं तो आप 500 रुपीज में एक अच्छा हेयर कट करा सकते हैं। अब जो रेगुलर भील है वो यूएस में मिलता है $15 का, और यहाँ पे मिलता है लगभग 200 रुपीज का, यानी कि $2। चाय जो है वो यहाँ पर आपको मिलती है 15 से 20 रुपए की, और वहां पर आपको मिलती है $5 की। यूएस में
1 रुपए में टॉफी नहीं आती, पर इंडिया में उन्हीं 95 रुपीज में आप पेट भर के खाना खा सकते हो या 2 टाइम की चाय समोसे ले सकते हो। नॉर्मल टर्म से भले ही 1 रुपया 95.70 हो, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब एक मजेदार फैक्टर यहाँ पर और है, दुनिया की टॉप इकोनॉमिक पावर में से एक जापान, लेकिन वहां $1 के बदले 159 जापानीज येन है, और साउथ कोरिया में $1 के बदले 1386 कोरियन वॉन है। तो क्या जापान और साउथ कोरिया कमजोर है? बिल्कुल नहीं। करेंसी का 1 यूनिट का नंबर कितना बड़ा या छोटा हो, उससे देश की इकोनॉमी स्ट्रेंथ डिसाइड नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में 3 मजेदार बातें आपको पता चली हैं। पहली है मनी इज ट्रस्ट, पैसा जब तक वैल्यूएबल है तब तक सिस्टम और लोगों को लगेगा कि उस पर विश्वास। दूसरा है प्रिंटिंग इज इक्वल टू वेल्थ, अनलिमिटेड नोट छापने से अमीरी नहीं बढ़ेगी जबकि इन्फ्लेशन आएगा। नंबर 3 है करेंसी वैल्यू मैथ, $1 से 95 रुपीज होना देश की कमजोरी का सबूत नहीं है, बल्कि रियल लिविंग स्टैंडर्ड और वैल्यू पीपीपी से देखी जा सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कीप इन्वेस्टिंग, सोच समझ के।